दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट का जिक्र हुआ। 8 कंपनियां बिक गई और 26 पीएसयू कतार में हैं। उसके बाद निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन का जिक्र हुआ। देश के 18 मंत्रालयों में से अलग अलग हिस्से को किसे किस रूप में बेचना है और टारगेट 6 लाख करोड़ का। इन दोनों के समानांतर कॉरपोरेट को बचाने के लिए एनसीएलटी और आईबीसी बनाया गया। उसके बाद इन्हीं कॉरपोरेट से पार्टी को फंड मिलता चला जाए तो पार्टी फंड में इतना इजाफा हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक ही बरस में 2000 करोड़ से ज्यादा। और इन सब के बीच जो अज्ञात सोर्स से पार्टी को फंड मिला वह भी हजारों करोड़ में। इसके बाद नौकरशाही का आदान प्रदान शुरू हुआ। जो सरकार में रहकर कॉरपोरेट को मदद करते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो कॉरपोरेट की नौकरी पकड़ लें। और जो कॉरपोरेट के भीतर जो अधिकारी और ऑफिसर हैं, जो सरकार के साथ उस कॉरपोरेट का हित साधते हुए सरकार और पॉलिटिकल पार्टी का भी हित साध दें, उन्हें सरकार में ले आया जाए। यानी देश में भारत सरकार की स्थिति क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तर्ज पर हो चली है? हमें लगता है आज इसे जरूर समझ लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हो सकता है आपके भीतर वाकई यह एहसास जागे कि देश की सत्ता किसी कॉरपोरेट कंपनी के तर्ज पर तो नहीं चल रही है। क्योंकि नौकरशाही में भी अगर कॉरपोरेट के अधिकारी उन पदों पर आने लगे जो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, तो फिर क्या होगा। और इतना ही नहीं, इस देश में पार्लियामेंट के भीतर राज्यसभा में जब सदस्यों की फहरिस्त देखिएगा तो 219 राज्यसभा सदस्यों में से आपको 82 सांसद इस रूप में दिखाई देंगे जो इस देश के किसी न किसी कॉरपोरेट से जुड़े हुए हैं। हालांकि लोकसभा के भीतर भी 40 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो कॉरपोरेट के पेरोल पर रहे हैं, उनके लिए काम करते रहे हैं, अब वो सांसद हैं और राज्यसभा में इनकी तादाद 82 हो चली है। तो इस देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या है? यह एक नई परिस्थिति इस देश के भीतर जन्म ले चुकी है। और इसकी शुरुआत हमें लगता है इस बात से करनी चाहिए कि इस देश में एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो तमाम कॉरपोरेट्स के बही खातों को देखता है। और उस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पद पर और कोई नहीं बल्कि एक वक्त रिलायंस इंडस्ट्री के साथ काम करने वाले निहार जम्बूसरिया हैं। वह इस वक्त चेयरमैन है। अब आप सोचना शुरू करेंगे कि रिलायंस के साथ काम करते थे और इस देश के उस कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर आकर बैठ गए हैं जिनका काम ही इस देश के भीतर जो कॉरपोरेट्स के बही खाते हैं उन्हें देखना समझना है, तो वो किसका हित साधेंगे? कहते हैं मालिक का खास हो अगर प्राइवेट क्षेत्र में तो रिटायरमेंट के बाद भी वह मालिक का खास ही रहता है। जनवरी में यह चेयरमैन बन गए और अप्रैल में रिलायंस ने कहा यह हमारे यहां से रिटायर हो चुके हैं। लेकिन जब अपनी बायोग्राफी का जिक्र करना पड़ा इस ऑर्गेनाइजेशन के भीतर यानी आईसीएआई में, तो कहीं भी जिक्र इस बात का नहीं किया गया कि दरअसल निहार जम्बूसरिया जो हैं वो रिलायंस के साथ भी काम करते थे। मसला इतना पर नहीं है। मसला यह है कि इस देश में जब 2009 में सत्यम घोटाला हुआ था, उस सत्यम घोटाले के मद्देनजर पहली बार मोदी सरकार ने 2018 में कैबिनेट में एक प्रस्ताव लेकर आई और बहुत साफ तौर पर कहा इस देश में आम लोगों का पैसा शेयर बाजार में जितनी बड़ी तादाद में लगा रहता है, और सत्यम घोटाला तो इस बात का प्रतीक है कि कोई कंपनी किस रूप में करप्शन कर सकती है, तो इसे रोकना जरूरी है। इसी के लिए एनएफआरए बनाया गया यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिसको ये पावर है इस देश के किसी भी कॉरपोरेट के बही खाते को देख सकती है। जो शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी है उनके भी बही खातों को देखकर जांच कर सकती है। और लेकिन इसके समानांतर एक दूसरी चीज यह है कि अक्टूबर 2018 में इसमें एक ईमानदार पूर्व आईएएस रंगाचारी श्रीधरन की नियुक्ति होती है। लेकिन इधर दूसरी तरफ पिछले साल जब उपाध्यक्ष के पद पर यानी वाइस चेयरमैनशिप के तौर पर चुनाव जीतकर जब बन गए थे रिलायंस के अधिकारी निहार जम्बूसरिया आईसीएआई का उपाध्यक्ष, तो उसके बाद उनका अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा था। जब तक ये उपाध्यक्ष थे तब तक रिलायंस से जुड़े रहे, लेकिन उसके बाद
जब अध्यक्ष बन गए तो जाहिर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो वहां से ये रिटायर हो गए। किसका हित साधेंगे, कैसे साधेंगे, इसको इस रूप में भी समझने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो ICAI है, इनके जो चेयरमैन होते हैं वो दरअसल सदस्य के रूप में NFRA यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के सदस्य हो जाते हैं, और इनके पास तमाम पावर इस देश के कॉर्पोरेट को ठीक करने समझने के। और पावर की फहरिस्त को अगर समझिएगा तो इस देश में जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड है या फिर जो ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड है जो कि CNG के जरिए क्रिएट किया गया है, CAG के जरिए, उसके भी ये सदस्य के तौर पर हो जाते हैं। जो IRDA है, इंश्योरेंस एडवर्टाइजिंग कमेटी, एपेक्स कमेटी जो IRDA की है, उसके भी सदस्य के तौर पर हो जाते हैं। और जो सेबी की प्राइमरी मार्केटिंग एडवांसिंग कमेटी है, उसके भी सदस्य के तौर पर ये शख्स हो गए जो कि इस वक्त इस देश के ICAI के मुखिया हैं। कुछ सवाल आपके जहन में होंगे, क्या भारत सरकार को इसकी जानकारी नहीं है? यकीनन होगी, जानकारी कैसे नहीं होगी। लेकिन अगला सवाल यह है कि जो NFRA जो बनाया गया, उसके पास यह पावर था कि उसके चेयरमैन जो हैं कुछ सेंसिटिव मामलों को लेकर अपने सदस्यों को जानकारी नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही निहार जमुसरिया ने पद संभाला ICAI के चेयरमैन का, उसके बाद उन्होंने आवाज उठाई कि खुद वो कई कमेटी से जुड़े होते हैं जो NFRA के चेयरमैन होते हैं, तो सारी जानकारी उनके पास आनी चाहिए। अब यह मामला पूरी तरीके से कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री यानी निर्मला सीतारमण के पास ही चला गया। लेकिन इस देश में हर कोई जानता है, इस देश के फाइनेंशियल एस्पेक्ट को PMO ही सबसे ज्यादा जानता है, और कॉर्पोरेट अफेयर हो या देश की इकोनॉमी, उन सब का निर्णय PMO के जरिए ही होता है। तो निर्णय इस वक्त भारत सरकार को करना है, देश के प्रधानमंत्री को करना है कि कितना पावर दिया जाए इस वक्त में मौजूद निहार जम्मूसरिया का। यह एक पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा यह है इन सब के बीच में कि बड़ी तादाद में जो कॉर्पोरेट में चले जाते हैं और भारत सरकार में काम करते हुए कॉर्पोरेट की मदद करते हैं, उसमें कितने नाम हो सकते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि बीते लगभग 4 बरस के भीतर 2017 के बाद से लगभग 54 ब्यूरोक्रेट हैं जो इस देश के कॉर्पोरेट के हिस्से में चले गए, उनके यहां नौकरी करने लगे। उसमें से 16 ऐसे कॉर्पोरेट हैं जो बेहद प्रभावी। आप कहेंगे बेहद प्रभावी का क्या मतलब होता है? तो जरा समझिए, इससे पहले के जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे, आपके जहन में होना चाहिए, जिस समय इस देश में CBI को लेकर झगड़ा आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना का चल रहा था, और 23 अक्टूबर 2018 को जो रात में CBI दफ्तर में छापा मारा गया, जो कुछ किया गया वहां पर, उस वक्त CVC के पास शिकायत लेकर राकेश अस्थाना गए थे। और CVC उस समय और कोई नहीं, KV चौधरी साहब थे। ये KV चौधरी जैसे ही रिटायर होते हैं 2019 में, इनको डायरेक्टर पद मिल जाता है रिलायंस इंडस्ट्री में 2 करोड़ के वेतन पर। इसके बाद आई है जो इससे पहले SBI की चेयरमैन थी। SBI इसलिए क्योंकि इस देश के सबसे बड़े बैंकों में से है, जो कमर्शियल बैंक है और सरकारी बैंक के तौर पर। इसने कितना रिटर्न ऑफ किस रूप में किया, कितने कॉर्पोरेट को कितना कर्ज दिया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो उनके जो SBI चेयरपर्सन जो फॉर्मर अरुंधति भट्टाचार्य, इन्होंने भी रिलायंस ज्वाइन कर लिया, यह भी डायरेक्टर के पद पर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर। इन दोनों की नियुक्ति 5 साल के हुई, जो कि रिलायंस के एनुअल रिपोर्ट में सामने निकल कर आई। अरुंधति भट्टाचार्य की सालाना कमाई जो है 1 करोड़ 85 लाख की है। सवाल इसके आगे का है कि ऐसे 16 हैं उस फहरिस्त में जिन्होंने अलग अलग कॉर्पोरेट्स में अपनी हिस्सेदारी शामिल कर ली। लेकिन यह दूसरा हिस्सा निकल कर आया कि कॉर्पोरेट का कोई अधिकारी इस देश में संवैधानिक पद पर आकर बैठे और उसके बाद वह उस जगह से रिटायर्ड खुद को मान ले, जबकि उस बॉडी का काम यही होता है कि वह देखे समझे परखे कि तमाम जगहों पर गड़बड़ी तो नहीं हो पा रही है। अगर याद कीजिएगा तो सेबी के भी कुछ नोटिस हैं जो कभी रिलायंस को दिए गए थे। इससे पहले याद कीजिएगा तो अपने तौर पर कई नोटिस अंबानीज की कंपनी को भी गए हैं, अडानीज की कंपनी को भी गए हैं, और इस देश के लगभग 62 कॉर्पोरेट्स को गए हैं, जो उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से गए हैं जिन ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले अगर कॉर्पोरेट से आए हुए अधिकारी होंगे तो वह किसका हिस्सा देंगे। यह पहला सवाल आपके जहन में होना चाहिए। दूसरा सवाल, जब हम इस बात का जिक्र करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शब्द क्यों निकल कर आता है, इस देश के राज्यसभा के भीतर में 42 ऐसे सांसद हैं जिनके ताल्लुकात अपने तौर पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कॉरपोरेट के साथ रहे हैं।
और वो इस वक्त राज्यसभा के सदस्य हैं। लगभग 42 सांसद भी ऐसे निकल कर आए जिनके ताल्लुकात कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी कॉरपोरेट के साथ रहे हैं। आपके जहन में आएगा ऐसे कौन है? बड़े करोड़पति लोग हैं। मसलन राज्यसभा के भीतर जब आप झांकना शुरू कीजिएगा तो हम 3-4 लोगों के नाम आपको बताते हैं जिससे कुछ चीज़ें साफ होंगी। जैसे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के जो अल अयोध्या रामी रेड्डी साहब हैं, इनकी 2018-19 का जो इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न बढ़ा उसमें एक साल की कमाई बताई 262 करोड़ रुपए। यह भी कई कंपनियों से जुड़े हुए हैं। इनका टोटल एसेट 2577 करोड़ रुपए का है। जैसे नरेंद्र भाई अमीन, ये बीजेपी के हैं, इनकी भी कमाई 2018-19 में 31 करोड़ की रही। अमरेंद्र धारी सिंह आरजेडी के हैं, इनकी कमाई भी 74 करोड़ की 2018-19 में जो इनकम टैक्स रिटर्न में नजर आया। नाथवानी परिमल है, इनकी जो एसेट्स है टोटल 396 करोड़ की है। प्रेमचंद गुप्ता जो एक वक्त मंत्री थे, मंत्री रहते हुए जो ये कंपनी अफेयर्स के मिनिस्टर भी हुआ करते थे और इनकी खुद भी कंपनी थी, आरजेडी के थे उस दौर में। याद कीजिए मनमोहन सिंह की सरकार थी। यह जिस कंपनी को चलाते और कंपनी अफेयर के मिनिस्टर भी हो जाएं तो ये आपके जहन में तुरंत आएगा, अरे ये तो गड़बड़ी हो गई, ये तो इंटरेस्ट का मसला है और अपनी ही कंपनी को लाभ पहुंचाने की स्थिति है। तो हमको लगता है एक नाम आपको विजय माल्या का भी लेना चाहिए। जिस समय वो किंगफिशर चला रहे थे उस समय इस देश में प्रफुल्ल पटेल एविएशन मिनिस्टर थे, एनसीपी के नेता मनमोहन सिंह के मंत्रालय में, और उस वक्त उनको एविएशन की जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसके अस्थायी सदस्य के तौर पर उनको रख लिया गया। तो किस तरीके से किंगफिशर ने कुलांचे मारने शुरू की यह भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जब उस सफर से आगे बढ़ते बढ़ते अब मोदी काल में आप आते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ी तादाद कंपनी और बिजनेसमैन से निकले हुए लोगों की फहरिस्त है जो 82 सांसद हैं। वह भी ऐसी कमेटियों में शामिल हैं जिस कमेटी का काम उनसे जुड़ी हुई कंपनियों को भी देखना है। और लेकिन इस दौर में एक उल्टी चीज हो गई, कंपनी को देखने वाला व्यक्ति सरकार के साथ खड़ा हो गया। इस फहरिस्त में लगभग 42 अंडर सेक्रेटरी लेवल के ऐसे लोग आपके जहन में आएंगे जो कि प्रोफेशनल्स के नाम पर सरकार ने भर्ती की, जो इससे पहले यूपीएससी के जरिए भर्ती होती थी। सरकार ने कहा जी नहीं, ये प्रोफेशनल्स हैं, इनके पास 15 से 20 साल का अनुभव है, हम अपने साथ ले लेंगे। तो इस देश में कोई एक ऐसा क्षेत्र बताइए जिस क्षेत्र के अनुभव को लेकर और वहां की जानकारी को लेकर इस देश में किसी भी क्षेत्र में अगर आप टटोलना शुरू करेंगे तो कम से कम 10,000 लोग तो हर क्षेत्र के प्रोफेशनल्स होंगे। लेकिन चुनना तो एक ही है, तो वह कौन चुना जाएगा? जो सरकार के अनुकूल होगा, सरकार के विचार, उसकी थ्योरी, उसकी फिलॉसफी, उसकी प्राइवेट लिमिटेड सोच के अनुकूल होगा। ऐसे लोगों को भी यूपीएससी को दरकिनार करते हुए, इस देश की चयन प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए, उनके अनुभव और सरकार की करीबी के तहत उनको सरकार के हिस्से में शामिल कर लिया गया, जो कि एक लिहाज से नीति तय करने वाले लोगों में शरीक हो गए। लेकिन फिर वही सवाल, अभी तक तो वहां से यहां लाकर चीजें डेवलप की जाती थी और कॉरपोरेट कहीं अधिकारी अगर यहां चलाने लगेंगे तो फिर कॉरपोरेट के तौर पर ही सरकार चल रही है क्या? यह दूसरा सवाल राज्यसभा की पूरी फहरिस्त देखकर आप बार बार समझ सकते हैं इस देश के भीतर में। तीसरी स्थिति इस देश के भीतर में यह है, जो पॉलिसी बनाई जाती है उस पॉलिसी के तहत जिनके पास पैसा होगा और जो सरकार के करीब होंगे उन्हीं के लिए यह पॉलिसी बनती है कि और रास्ते खोले जाते हैं। और रास्ते चाहे इस देश के डेवलपमेंट के नाम पर खोले जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर खोले जाएं, देश के प्राइवेटाइजेशन को शायद इस देश के ग्रोथ के साथ जोड़ा जाए, लेकिन तमाम स्ट्रेटेजिक क्षेत्र और तमाम सेंसिटिव क्षेत्र, इन क्षेत्रों में भी दरअसल उन्हीं की हिस्सेदारी बढ़ जाती है जो सरकार के करीब होते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति है? हम एक क्षेत्र का जिक्र खास तौर से करते हैं, यह है डिफेंस का क्षेत्र। डिफेंस को क्षेत्र को जैसे ही एफडीआई के लिए खोला गया, अब आपको जानकर हैरत होगी कि करीब दर्जन भर कंपनियां इस देश के भीतर में डिफेंस में बिजनेस करने के लिए सामने आ गई। उसमें कई कंपनियां हैं। उसमें 2017 में मान लीजिए डीएनए एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ज़ाइवेन 2017 में बनी, स्पेस डेवलपमेंट नेक्सस 2016 में बनी, कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम 2015 में बनी, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड 2015 बनी, डीएन एरोस्पेस 2015 में बनी, हाइपर स्पेस एविएशन एंड एम्यूनिशन लैबोरेटरी ये 2019 में बनी। इसी क्षेत्र में दो कंपनियां और निकल कर आई, एक संयोग से रिलायंस के साथ जुड़ी हुई है, मुकेश अंबानी की कंपनी, और दूसरी अडानी की कंपनी। एक है एस्टेरिया एरोस्पेस जिसमें स्टेक जो है शुरुआत में
2000 मेरे ख्याल से 17-18 2019 में इस कंपनी में 51% स्टेक लिया गया। उसके बाद इसमें 125 करोड़ रुपए और लगाए गए। लगभग 23 करोड़ में इसमें स्टेक लिया गया 51%, 125 करोड़ रुपए और लगा के लगभग 87% स्टेक जो है वह चला गया मनीष के पास। सवाल यह है कि उनको चाहिए था, इस क्षेत्र में चीजें खुल रही है तो कोई भी कहेगा कि भाई ये तो स्वस्थ चीजें हैं, जो क्षेत्र खुल रहा है उस क्षेत्र को हमने खरीद लिया और अब वहां से हम सरकार के लिए काम करेंगे, इस देश के लिए काम करेंगे। दूसरी अडानी की कंपनी है, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। सवाल यह है कि तमाम चीजों के जो टेंडर्स मिलते हैं या जो काम मिलता है वो इन्हीं कंपनियों को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो टेक्नोलॉजी ड्रोन की आ रही है उसमें लगभग बाजार भारत के भीतर में 3 लाख करोड़ का है। यानी इस देश के भीतर में ड्रोन हो या यूएवी हो, यानी अनआर्म जो व्हीकल्स होते हैं उसको भी निर्माण करने के लिए ये 2 कंपनियां अब ये बनाने की शुरुआत कर चुकी है। देश के अलग अलग जगहों पर इनकी कंपनियां खुली हुई हैं, अलग अलग जगहों पर ये काम कर रहे हैं। जो अननेम्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम होता है, जो स्मॉल आर्म एंड एम्यूशन होता है, एयरक्राफ्ट बनाने की स्थिति में ये सारी चीज़ें ये 2 कंपनियां बना रही है। यानी अंबानी और अडानी को आप सिर्फ जियो, रिटेल सेक्टर, गोदाम, पोर्ट, रेलवे इन सब से मत देखिए, अब ये डिफेंस के क्षेत्र में भी आ चुके हैं और यहां पर भी इनको खूब काम मिल रहा है। यानी एक ऐसी परिस्थिति में, और जो किसान नहीं समझ पा रहा है वो किसान अभी समझ ले कि इस देश के भीतर में ड्रोन के जरिए ही क्रॉप हेल्थ देखा जाएगा। ऊपर से जो डैमेज असेसमेंट होता है वह भी ड्रोन करेगा। जो एस्टीमेट लगाया जाता है यहां पर इतनी फसल हुई है, इसका एस्टीमेट क्या होगा, वह भी यही करेगा। जमीन में कैसी तैयारी है, वहां की जमीन कितनी बड़ी है, वहां पर कितनी सिंचाई की अवस्था और होनी चाहिए, वहां पर फसल पेड़ की गिनती होगी, और इन सबको अगर मोनेटाइज कर दिया जाए तो उसके लिए ड्रोन ही असेसमेंट करेगा। इसलिए ड्रोन की जरूरत अलग अलग क्षेत्रों में जो है उसमें एग्रीकल्चर भी है, उसमें टेलीकम्युनिकेशन है, सर्विलेंस है, सिक्योरिटी है, माइनिंग है, ऑयल एंड गैस है, कंस्ट्रक्शन का काम है, एनर्जी का काम है। इन तमाम जगहों पर ड्रोन की रुचि होने वाली है और ड्रोन के जरिए काम होगा। लेकिन कंपनी कौन है? कंपनी वही अंबानी अडानी के पास सबसे ज्यादा काम है, जो हमने पूरी फहरिस्त में नाम लिया। ये कंपनियां हैं लेकिन अभी उनके पास इतना काम नहीं है। ये एक तीसरी परिस्थिति बनती है कि कैसे आप प्राइवेट सेक्टर को हाथ में इस देश की स्ट्रेटेजिक और इस जो सेंसिटिव चीजें हैं वह भी उसको सौंप रहे हो। यह एक तीसरी स्थिति बनती है। चौथी स्थिति सबसे बड़ी बनती है कि इस देश के भीतर में जो मौजूदा वक्त में गवर्नमेंट ये बताती है कि हमने इकोनॉमी को ऐसे डेवलप कर दिया है, उस डेवलप हुई इकोनॉमी के अक्स में इस रूप में जब अप्रैल से जून तक का जो पहली तिमाही का जो जीडीपी ग्रोथ आया है उसमें बताया गया है 20%। लेकिन सच क्या है हमको लगता है यह भी जान लीजिए, तब आप इस पूरे प्राइवेट लिमिटेड की समझ को समझ सकेंगे। क्योंकि जो ग्रोथ बताया गया 20% है वो सच है। पिछली बार का जो ग्रोथ था अगर उसको आप देखिएगा तो वो तकरीबन 26,95,421 करोड़ था। इस बार उसमें 20% इजाफा हुआ और ये बढ़कर 32,38,020 करोड़ पर आ गया है। आप कहेंगे ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि इस कोविड काल के दौर में इससे कुछ पहले चले जाइए, 1 साल पहले 2019-20 में जो ग्रोथ था वो 35,66,000 करोड़ का था। यानी उससे अभी हम पीछे हैं। पहला राउंड ये हुआ। दूसरा राउंड ये है कि अगर आप इस कोविड काल को देखना शुरू करें तो सिर्फ एक ही फील्ड ऐसा है जिस फील्ड में ग्रोथ रुका नहीं, और उस फील्ड पर सरकार का ध्यान सबसे कम है, जो पूरे तरीके से इस देश के किसानी पर टिका हुआ है। और कोई भी क्षेत्र का ग्रोथ अगर आप देखना शुरू कीजिएगा कोविड के पहले से सिस्टमेटिकली देखिएगा तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग यही वो क्षेत्र है जिसका ग्रोथ लगातार होता है। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में पिछले साल 1,31,000 करोड़ का था तो इस बार 2,21,000 करोड़ का हो गया, लेकिन कोविड से पहले ये 2,60,000 करोड़ का था, यानी उससे कम है। मैन्युफैक्चरिंग में 3,63,000 था, अब बढ़कर 5,43,000 करोड़ हो गया है, लेकिन कोविड से पहले 5,67,000 था, अभी भी उससे पीछे है। ट्रेड के क्षेत्र में जो होटल है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, यह इस वक्त 3,45,000 करोड़ है, जो बढ़कर 4,66,000 करोड़ हो गया, लेकिन उससे पहले ये 6,64,000
64,000 करोड़ का था। इसी तरीके से हर फील्ड का। लेकिन जब हम डिफेंस का जिक्र कर रहे थे तो डिफेंस के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई, बल्कि जो कंपनियां डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर के साथ जुड़ गई हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी तरीके से प्राइवेट लिमिटेड में चीज़ें तब्दील कर दी है, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि कोविड से पहले डिफेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा रकम निकल कर आता है वो 3,99,000 करोड़ का था। कोविड काल में 2020-21 में यह 3,58,000 करोड़ का कुछ कम हुआ और इस बार फिर बढ़ के 3,80,000 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन लगातार की फेरिस्त देखिए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इस देश के भीतर में, जिसको प्राइवेट लिमिटेड बनाने की दिशा में सरकार रिफॉर्म के नाम पर प्रयास तो कर रही है, सफल नहीं हो पा रही है। उसका ग्रोथ अगर आप 2017 से देखना शुरू करें, 2017-18 में 4,04,000 करोड़, 2018-19 में 4,27,000 करोड़, 19-20 में 4,49,000 करोड़, 20-21 में बढ़कर 4,65,000 करोड़ और 21-22 में 4,46,000 करोड़ लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि यह अभी प्राइवेट लिमिटेड में तब्दील नहीं हुआ है, जिसको अब करना चाहती है अलग अलग तरीके से। लेकिन इन सब के बीच में जब हम आपसे ग्रोथ का जिक्र कर रहे हैं तो एक आखिरी चीज आपके जहन में जरूर होनी चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस देश के भीतर में ग्रोथ होता किसका है। इस देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ कॉरपोरेट का होता है। इस देश में सबसे ज्यादा पैसा कॉरपोरेट और पूंजीपतियों के पास ही होता है। आपको यह जानकर हैरत होगी, जिस कोविड काल में भारत की जो हम आपको ग्रोथ तिमाही की बता रहे थे और ओवरऑल ईयर में लीजिएगा तो यह माइनस में रही है, लेकिन इस देश के 100 अरबपति की जो संपत्ति है उसमें इजाफा 12,95,822 करोड़ का हो गया। यानी आप कल्पना कर रहे हैं, 12,95,822 करोड़। यह इस देश के सबसे गरीब लोगों में अगर बांट दिया जाए, जिनकी आय प्रतिदिन की 20 रुपए से भी कम है, यानी अति गरीब, ऐसे लोगों की तादाद तकरीबन 13 करोड़ है। इनके हिस्से में लगभग 94,000 रुपए हर के हिस्से में आएंगे। यह इस देश की असमानता है। दूसरा हिस्सा, इसी दौर में जब पूरी दुनिया में कोविड का असर था, ग्रोथ किसका सबसे ज्यादा हुआ आप सोच नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद में इस देश में अडानी ग्रुप का ग्रोथ हुआ 829%। आप कहेंगे 829% ग्रोथ इस एक साल के भीतर में? जी, अप्रैल 2020 के बाद से ग्रोथ इनका 829% है। दुनिया के मानचित्र पर यह 16वें रईस है और कुल मिला के $65 बिलियन इनकी नेटवर्थ हो गई है। आप कहेंगे मुकेश अंबानी का भी जिक्र कीजिए। मुकेश अंबानी का नंबर 12th है, $86 बिलियन इनका नेटवर्थ है, लेकिन इनका ग्रोथ 115% हुआ है और उनका ग्रोथ 829%। दूसरे नंबर पर जो ग्रोथ हुआ है वो टेस्ला कंपनी के मालिक का हुआ है, एलोन मस्क का। उनके पास $194 बिलियन की जो पूरी नेटवर्थ है, उनका 547% ग्रोथ हुआ है। अजीम प्रेमजी जो है, उनका ग्रोथ 153% पे, थर्ड रैंक में वो आते हैं जिनका ग्रोथ हुआ है, लेकिन इनकी नेटवर्थ $38 बिलियन है। ये दुनिया के मानचित्र पर 34वें रईस है। लेकिन इसके अलावे आपके जहन में आएगा दुनिया का जो सबसे रईस शख्स है, जेफ बेजोस, जो अमेजन के हैं, इनका ग्रोथ भी 66% ही हुआ है। हालांकि इन 194 बिलियन के साथ ये एक लिहाज से आप कहें सबसे टॉप मोस्ट में है, लेकिन इन जनरल आप अगर समझने की कोशिश कीजिए तो इस दुनिया के भीतर में सबसे ज्यादा ग्रोथ अडानी ग्रुप का होता है इसी काल में, जिस काल में भारत की इकोनॉमी नेगेटिव में चली जाती है। और उस इकोनॉमी के ग्रोथ को पहली तिमाही में 20% जब दिखलाया गया तो उस 20% के भीतर की सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो इस देश के रईस और कॉरपोरेट की है, अगर आप उसको निकाल दीजिएगा, उसको माइनस कर दीजिएगा, तो यह स्थिति कोविड काल से पहले के ग्रोथ से भी नीचे चली जाएगी। यह इस देश का एक अनूठा सच है। तो आखिरी सवाल सबसे बड़ा यही है, अगर इस देश के भीतर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में चीज़ें तब्दील होती चली जा रही है तो क्या ये माना जाए सरकार ने खुद को कॉरपोरेट में इसलिए तब्दील कर दिया है क्योंकि किसी कंपनी के तर्ज पर इस देश में वो सबसे ज़्यादा टैक्स वसूली करती है जिससे उसका मुनाफा हो?
सबसे ज्यादा टैक्स वसूली इसी दौर में मिडिल क्लास से हो रही है, और जो रेवेन्यू कलेक्शन है जो लगभग 22 लाख करोड़ का सिर्फ पेट्रोल डीजल पर है, यह दुनिया में कहीं नहीं है, यही कलेक्शन है। तो कोई कंपनी तो आप चला नहीं रहे हैं, आप तो देश चला रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स की वसूली भी इसी दौर में जनता से ही हो रही है। इसी दौर में गवर्नेंस पर सबसे ज्यादा खर्च भी हो रहा है। इसी दौर में सबसे ज्यादा उन कानूनों को खत्म किया गया जो रिस्ट्रिक्शन डालते थे कॉरपोरेट के सामने कि उनको लेकर कोई कुछ ऐसे ह्यूमन राइट्स का सवाल हो, लेबर राइट्स का सवाल हो, एग्रीकल्चर में किसानों के राइट्स का सवाल, उन सारे कानूनों को खत्म किया गया और कहा गया कि ये रिस्ट्रिक्शन डालते थे हमारे रिफॉर्म की सोच में। तो हम एक ऐसे प्रोसेस में देश को लाकर खड़ा कर चुके हैं जिसमें लगता ऐसा है कि देश में चलाने वाले भी क्या किसी कंपनी के तर्ज पर खुद को मान चुके हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट की सोच मर गई। ये मानकर चल रहे हैं कि सवाल 5 साल का नहीं है, हम तो 50 साल रहेंगे। सवाल यह है कि दरअसल इस पूरी प्रक्रिया में कंपनीज के डायरेक्टर और कंपनीज के सीईओ और कंपनीज के तमाम ऑफिसर्स के पास उनकी कमाई में कमी नहीं आनी चाहिए, नेटवर्थ बढ़ते चला जाना चाहिए। और नेटवर्थ बढ़ते बढ़ते का असर यह हुआ कि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा पैसा इसी दौर में आ गया। 19-20 का जो उसने रिटर्न फाइल किया उसमें दिखलाता है कि 2642 करोड़ रुपया उसके पास आया, जिसमें से 734 करोड़ जो है यह अज्ञात सोर्स से आया। यानी इस देश को चलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी के पास अज्ञात सोर्स से भी 734 करोड़ रुपए आ गए, उसे कोई फिक्र नहीं है। यह है प्राइवेट कंपनी का मतलब, और यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की परिभाषा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।